जो प्रथम नियम है आपका किरचॉफ का वो क्या है? प्रथम नियम या संधि नियम कह देते हैं इसे। और यह कह देते हैं ऐसे धारा नियम। तो अगर किसी भी नियम से आपसे पूछा जाए तो आप इसमें किरचॉफ का पहला नियम लिख देंगे। और किरचॉफ का पहला नियम आपको क्या बताया कि कोई संधि आपकी, मान लिया ये कोई बिंदु है, इस संधि पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से धारा ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे, ये संधि होगा। मान लीजिए धारा इस पर आ रही है और यहाँ से जा रही है। मान लीजिए इसका मान I1, I2, I3, I4, I5, I6, ठीक है। तो इस नियम को दो प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी संधि पर जो कुल धारा का मान निकालना है तो वो कितना होगा? 0 होगा। बात समझ में आ गई? हमेशा ध्यान रखना कि जो धारा आने वाली धारा बराबर धनात्मक और जाने वाली धारा हमेशा नेगेटिव लेते हैं। इसलिए अगर मैं यहाँ निकालूं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर 0। ये नियम मैंने आपको बताया, ठीक है। ये इस नियम को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो किसी संधि पर धारा आती है वो आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है। अर्थात कि जो धारा आ रही है वो कौन कौन सी है? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 I5 I6। दोनों बात का मतलब एक ही है, मीनिंग एक ही है। बात समझ में आई भाई? तो प्रथम नियम क्या है? लिख लेंगे कि किसी दिष्ट धारा, किसी दिष्ट धारा विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। और नेक्स्ट लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। ये बीसी नियम को दिखाता है। आने वाली धारा विद्युत धारा बराबर जाने वाली विद्युत धारा। तो सिग्मा I बराबर 0 लिख दियो और मैं डायग्राम और ये सब कुछ नोट कर लूंगा, ठीक है। तो अब बच्चों आता है नेक्स्ट द्वितीय नियम में लूप करने में वोल्ट का नियम, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार तो होता क्या है आपका, जैसे मैंने लिखा भी है सिग्मा I बराबर सिग्मा IR, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी हम विद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप की बात करते हैं तो बंद पास अथवा लूप में प्रवाहित धारा और उसका जो प्रतिरोध है उनका गुणनफल उसमें लगी हुई बैटरी के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? दोबारा समझ लेंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई बंद लूप है आपका, तो बंद लूप में प्रवाहित धारा तथा उसके विभिन्न खंडों के प्रतिरोधों का गुणनफल का योग उसमें लगी बैटरी के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। बात समझ में आ गई भाई? तो जो भी आपके प्रतिरोध उसमें लग रहे हैं R1 R2 R3, तो उन सब का जितना भी योग होगा वो किसके बराबर होगा? जितनी बैटरी जितने सेल वहां जुड़े हुए हैं उनके विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। ये क्या है आपका? ये आपका द्वितीय नियम। इस नियम को हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी बंद लूप में प्रवाहित धारा तथा उसके खंडों में प्रतिरोध के गुणनफल का योग का तथा ऐसे लिख सकते हैं खंडों में तथा ये क्या है आपका बैटरी का विद्युत वाहक बलों का योग आपका 0 होता है। अर्थात सिग्मा V बराबर 0 भी लिख सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ गई कि जितने भी उसके अंदर विद्युत वाहक बल या जितने भी आपके उसमें खंड दे रखे हैं उनका जो विद्युत विभव है उन सबको अगर हम जोड़ दें तो वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? तो हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका भाई द्वितीय नियम में लूप का नियम या वोल्ट का नियम, किसका? किरचॉफ का।
इसमें कुछ और समझ लेंगे कि मान लिया भाई आपका एक प्रतिरोध ये लगा हुआ है, एक सेल लगी हुई है यहाँ, एक सेल यहाँ लगा दी, एक प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ है, एक सेल यहाँ लगा हुआ है, ऐसा आपका एक कोई लूप बने हुए E1 E2, ये R1 है, R2 है, R3 है, तो ये आपका A3 हो गई। बात समझ में आ रही भाई? ये लगा हुआ है, क्लियर है। अब अगर बात करूँ इसमें धारा कितनी जा रही होगी I1, इसमें कितनी जा रही होगी I2, इसमें कितनी जा रही होगी I3, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। या फिर E1 और E2 ले लो, यहाँ से आप सीधी कर लो, ठीक है। तो I2 इधर जा रही होगी, I1 ऐसे आ रही होगी, तो I2 इधर से आई, I2 इधर से आई ना, और I1 इधर से आई, तो जब यहाँ धारा जाएगी तो कितनी जाएगी I1 प्लस, ये तो जाएगी इसमें धारा। बात समझ में आ रही? ऊपर से I1 आ रही है विद्युत धारा, नीचे से I2 जा रही है, तो इस वाली ब्रांच में जो विद्युत धारा जा रही है वो कितनी जा रही है I1 प्लस I2। अब हम क्या करेंगे, लूप बनाएंगे, पहले इसके नाम काउंट कर लो, ये A B C D E F। लूप होता क्या है? लूप होता है कि जिस सिरे से आप चले, जिस सिरे से आप चले पकड़ के घूम के फिर उसी सिरे पे आ जाना, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही मान लिया यहाँ से चले तो ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए और फिर यहाँ से, ये आपका लूप होगा। तो दो लूप इसमें आपको नजर आ रहे होंगे, एक तो ये वाला जिसमें मैं उंगली घुमा रहा हूँ, एक आपका ये वाला, कोई तीसरा लूप इस सर्किट में आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो आज लूप लगाना आप सीखेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके होते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें दो लूप लग रहे हैं, एक तो A B से E, E से F, F से E, एक दूसरा लूप B C D E B, ठीक है। तो इसमें दो लूप आपके काउंट हो रहे हैं, कभी भी लूप में कंफ्यूज मत होना। लूप को हमेशा जो यूज करोगे आप, जिधर विद्युत धारा की दिशा है उधर से यूज करोगे, ज्यादातर मैक्सिमम। अगर उल्टा चलोगे तो फिर आपको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ के लेके चलेंगे मैं क्या बात आपको बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दोबारा समझ लेंगे, मैं कह रहा हूँ कि जिस सिरे से आप पकड़ के चल रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो आप लूप हमेशा विद्युत धारा की दिशा में लगाओ। अब आप कहोगे कि मान लिया मैं यहाँ से चलना शुरू करा इधर, तो विद्युत धारा की दिशा किधर है इधर, लेकिन इस वाले की इधर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जहां से विपरीत दिशा होगी वहां आप माइनस काउंट कर लेना, ठीक है। एक ही तरीका सिखाऊंगा आपको, ज्यादा तरीके नहीं सिखाऊंगा, और उसी तरीके से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन भी आपके इसी तरह के होंगे। मान लिया मैं यहाँ कितने लूप कह रहा हूँ, एक तो लूप ये लग गया भाई इसमें लूप 1, ठीक है, और एक लूप ये लगा दे मान लिया लूप 2, तो लिखेंगे लूप 1 में, लूप 1 क्या है A B E F A, ठीक है, ये ऐसे कर दो लूप A B E F A में, ठीक है भाई। चलो मैं A से B की ओर चला, ना तो कोई धारा प्रवाहित हो रही ना कोई प्रतिरोध लगा, छोड़ दो इसे। B से E की ओर चलूंगा, प्लस चिन्ह नजर आ रहा है, तो प्लस नजर आ रहा तो प्लस E2, कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा प्लस E2, E2 नहीं प्लस E2, यहाँ से चिन्हों का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे R2, विद्युत धारा विपरीत दिशा में नजर आ रही क्या, जब विद्युत धारा विपरीत दिशा में तो माइनस लगा दो, अगर होता है जिधर आप चल रहे उसी दिशा में तो लगाते प्लस का, विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो लेंगे माइनस का। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्या हो जाएगा I2 और R2। मैंने बताया था कि विद्युत धारा तथा विद्युत प्रतिरोध होगा गुणनफल। बिंदु पर पहुंच गए E पे, E तक तो और कोई प्रतिरोध नहीं लग रहा, E से F की ओर चले कोई कुछ लग रहा नहीं, लग रहा है कुछ भी, ठीक है। फिर F से चलो, F से चलो भाई, F से चले हम A की ओर, F से मैं यहाँ से आया तो I1 विद्युत धारा की दिशा इधर ही है, हम भी इधर ही चल ले तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा प्लस I1 R1, ठीक है। अब पहुंच गए हम यहाँ से, कैसा चिन्ह आ रहा सामने माइनस का, E1 बराबर 0। बस बिल्कुल बेसिक से पॉइंट समझने हैं, लूप लगाना है, क्वेश्चन को सोल्व कर देना है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आप समीकरण सोल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है भाई, समझ में आई बात।
तो अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि E2 माइनस E1 बराबर, भाई दो नियम फॉलो कर रहा ना, ये तो हो गया आपका, मतलब दूसरे नियम में जो सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताया कि भाई इनका योग जो है शून्य होता है। एक आपने क्या कि सिग्मा ई बराबर आई आर, तो लो सिग्मा ई एक तरफ करो और आई आर वाले एक तरफ, तो I2 R2 माइनस I1, ये भी सही है, ये भी सही था, बात समझ में आई। अब मैं लगा रहा लूप 2, यहाँ देखेंगे लूप 2, लूप बी सी बी डी ई बी में लगा हुआ है लूप में। चलो बी से सी कुछ लग रहा नहीं, लग रहा सी से डी लग रहा है, और किधर है, मैं तो दाहिनी दिशा इधर, तो क्या आ जाएगा I1 प्लस बी सी लो बी सी डी ई डी, ठीक है भाई। तो अब देखो यहाँ से, तो I1 प्लस I2 आ गया इनको R3 कर दो, डी पे जाओ, इधर आ जाओ, इधर से इधर चलेंगे, कितना होगा प्लस I2 R3, और ये कितना होगा माइनस E2 बराबर, बात समझ में आ गई। या फिर जिस तरह आप कहना चाह रहे हैं कि सिग्मा ई बराबर इतना, तो E2 को इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा आपका I1 प्लस I2 R3 प्लस I2 R2, बस हो गया काम, ठीक है भाई। तो ऐसे आप समीकरण बना के इन समीकरणों को सोल्व करके विद्युत धारा या विद्युत प्रतिरोध या जो भी आपको फाइंड करना है वो आप निकाल सकते हैं। ये है आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो बच्चे, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आगे निकल कर आता है कि व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है। सबसे पहले तो समझ लेंगे जो आपने किरचॉफ का नियम पढ़ा उसी का प्रयोग होगा व्हीट स्टोन सेतु में। तो सन चार्ल्स व्हीट स्टोन सेतु ने क्या करा, चार प्रतिरोधों को इस प्रकार प्रयोग किया कि उनके द्वारा एक अज्ञात प्रतिरोध का हमने मान ज्ञात किया। कभी कभार ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन निकल कर आता है कि व्हीट स्टोन सेतु से होता क्या है, तो व्हीट स्टोन सेतु से हम निकालते हैं अज्ञात प्रतिरोध का मान, ठीक है। और इसे हमने जो है ना, उन्होंने एक विशेष प्रकार का जो है ना एक सर्किट तैयार किया और उसे कहते हैं व्हीट स्टोन सेतु। बात समझ में आई, क्लियर है भाई। तो इसका डायग्राम समझ लेंगे, फिर इसका आगे सिद्धांत समझ लेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम देखेंगे। ठीक है से ये चतुर्भुज नुमा करती है कोई, तो एक सेल या बैटरी लगा दी, ये लग गई, और एक कुंडी लगा दी, ये K1 हो गया, E माइनस प्लस, ठीक है भाई। इसका मान P, इसका मान आपका Q और एक यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया G, एक कुंडी लगा दिया आपकी, ठीक है भाई। इसका नाम रख दें Q2। अब ये पॉइंट A हो गया, B चाहिए, इसे C ले लो, इसे D ले लो। बात समझ में आएगी। देखो अगर आप यहाँ से चलते हैं तो वह तो धारा यहाँ से आ गई और यहाँ से डिवाइड हो जाएगी। मान लिया I1 इधर जा रही और I2 आपकी इधर जा रही। बात समझ में आ गई। I1 इधर जा रही, I2 इधर जा रही, क्लियर है। अब समझेंगे इसका, ये आपका व्हीट स्टोन सेतु का डायग्राम हो गया। ये एक तरह की स्ट्रक्चर होगी कि कैसे उसने व्हीट स्टोन की स्ट्रक्चर तैयार करी। तो उसके लिए क्या काम करा हमने कि एक सेल लिया, एक कुंजी K1 ली, जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है। ऐसा एक्सपेरिमेंट इसका आपका सिलेबस में भी है, वो भी आप देख लेंगे। मीटर सेतु में जुड़ा हुआ है इसका एक्सपेरिमेंट। तो ये आपका क्या होगा, एक सेल हो गया, एक कुंजी K1 हो गया, एक कुंजी K2 के गैल्वेनोमीटर लगा हुआ। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा को मापता है। बात समझ में आ गई, धारा को डिटेक्ट करता है। और चार प्रतिरोध हो गए P, Q, R और S। इनमें तीन का मान आपको ज्ञात होगा, चौथे का मान आपको ज्ञात नहीं होगा।
वो चाहे P हो सकता है, चाहे वो Q हो सकता है, चाहे वो R हो सकता है, चाहे वो S हो सकता है। ठीक है, तो 3 प्रतिरोधों का आपको मान पता है, चौथे प्रतिरोध का मान आपको निकालना। तो कैसे काउंट करते हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, इसका बेसिक समझा दिया कि सर चार्ल्स व्हीटस्टोन सेतु ने इसकी खोज की थी और उन्होंने एक विशेष प्रकार का सर्किट तैयार किया था जिसके द्वारा ज्ञात प्रतिरोध का मान हम ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद इसकी मेन चीज आती है आपकी सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है? तो सिद्धांत होता है कि हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले समझेंगे इसकी कि ABCD एक चतुर्भुज नुमा आकृति आप लेते हैं जिसमें AB और BC और CD और DA पर क्या है, 4 प्रतिरोध आपके लगे हुए हैं, 4 प्रतिरोध PQRS आपके लगे हुए हैं। बात समझ में आ गई? और इसमें क्या है कि एक कुंजी K1 विकर्ण AC के बीच एक कुंजी K1 तथा एक सेल E लगा हुआ है। ठीक है, तथा विकर्ण BD के बीच एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी K2 लगी हुई है। बात समझ में आ गई? तो यदि हम कुंजी K1 को ऑन करते हैं, K1 को अगर हम ऑन करेंगे और इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो K1 को ऑन करने पर, वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर होता क्या है कि जब आप BD में लगी कुंजी K2 को ऑन करते हैं तो ऑन करने पर इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। किसमें? इस वाली भुजा में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जब भी इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये इसकी जो सुई है वो हिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल मिडिल में सुई होती है। गैल्वेनोमीटर की अगर स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं, अगर किसी ने गैल्वेनोमीटर नहीं देखा है तो इस तरह का होता है, घड़ी नुमा आकृति। ठीक है, तो इसमें ऐसे लगा रहता है आपका, ऐसे, ये आपकी सुई बिल्कुल बीचों बीच ऐसे होती है। ठीक है, ऐसे नंबर बने जाएंगे। लैब में आप देख लोगे जब आप प्रैक्टिकल करोगे भाई। ठीक है, ऐसे नंबर बने जाते हैं, 5 खाने होते हैं इसके बीच में। ठीक है, ये होती है आपकी गैल्वेनोमीटर। बात समझ में आ गई? हम मान लिखे रहेंगे। इसकी सुई बीच में होती है। जैसे ही वैद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित होती है या वैद्युत धारा को डिटेक्ट करता है, इसकी सुई या तो इधर भागेगी या इधर भागेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये कह रहा है कि जैसे आप कुंजी K2 को ऑन करते हैं तो K2 को ऑन करने के बाद गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, अर्थात इसमें कोई भी वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इस प्रकार का जो सिस्टम होता है इसे बोलते हैं शून्य विक्षेप स्थिति। क्या बोलते हैं इसे? शून्य विक्षेप स्थिति। अर्थात इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न हो रहा था, शून्य पे है। आपके मान भी ऐसे हुए, यहाँ 0 लिखा होगा, तो शून्य विक्षेप स्थिति से बोलते हैं। तो शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है तब चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात, ये कह रहा संलग्न कौन से, देखो संलग्न जो एक साथ लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, तो इनका अनुपात अन्य 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये इसका सिद्धांत है। बात समझ में आ गई? अर्थात P/Q बराबर R/S। P/Q बराबर R/S। दोबारा समझ लेंगे, बड़ी अच्छी तरीके से दोबारा बता दूंगा आपको कि सबसे पहले तो हमने क्या काम करें, चतुर्भुज नुमा आकृति ABCD ली, उसमें हमने 4 प्रतिरोध जोड़े PQR और S। ठीक है, तथा विकर्ण AC के अनुदिश एक कुंजी K1 और एक बैटरी की जोड़ी गई है, तथा जो विकर्ण BD है उसके अनुदिश एक गैल्वेनोमीटर जो करंट को माप रहा है, वैद्युत धारा को माप रहा है, और एक कुंजी K2 लगी हुई है। जैसे ही आप कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो K1 को ऑन करने के बाद परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब यदि K2 को ऑन करने पर विकर्ण BD में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, अर्थात शून्य विक्षेप की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात अन्य 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। अर्थात यदि आपकी P/Q/R/S है तो P/Q बराबर R/S। ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। बात समझ में आई भाई? क्लियर हो गया होगा आपको? तो डायग्राम नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर उससे आगे का डायग्राम नोट कराऊंगा। तो बच्चों ये चल रहा है व्हीटस्टोन सेतु, और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हो चुका। अब हम इसकी उत्पत्ति करने वाले हैं। उससे पहले समझ लो कि सेतु क्या होता है, पुल। इसे व्हीटस्टोन सेतु कहते क्यों है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई नदी है, कोई नहर है, उस पर कोई पुल तैयार कर देते हैं नहीं कर देते हैं, तो उस पुल का प्रयोग किस लिए होता है कि भाई पानी में बिना डूबे हम जो है इस पुल को मतलब इधर से उधर जा सके। ठीक है, अब आप यहाँ देखो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही, लेकिन आपको ये जो नजर आ रही है वाली लाइन, इसमें कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं, अर्थात इसका होने से और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा वैद्युत धारा के प्रवाह में। बात समझ में आ गई? जैसे आप पानी के बहाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता पुल का,
ये नहीं मानते, और कोई प्रभाव तो नहीं डालता, रोकता तो नहीं पानी। ऐसे ही आपका ये जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच भी, ये वाली शाखा भी आपकी कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं कर रही धारा के मार्ग में, अर्थात एक पुल की तरह कार्य कर रही है। इसलिए हम इसे कह देते हैं व्हीटस्टोन सेतु। हमेशा याद रखना कि व्हीटस्टोन सेतु इसे क्यों कहते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सब अपने कॉपी में, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था की शर्त का निर्माण, उसका हम निगमन करते हैं। शर्त निकल के कहां से आई, P/Q बराबर R/S। शर्त तो हमें पता लगी, लेकिन हमें ये देखना है कि शर्त कहां से निकल कर रही है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि माना कि जैसे आपने कुंजी केवल ऑन करी तो बैटरी या सेल से जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ब्रांच ए में जो आपकी ब्रांच ए बी है या ए है, हम कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि धारा जो है दो मार्गों में विभाजित हो रही, I1 और I2। ठीक है भाई, और प्रतिरोध ई में कितनी धारा प्रवाहित हो रही, धारा I1 तथा R में धारा I2 प्रवाहित होती है। अब देखो यार, बात समझ में आ रही क्या? अरे पता लग रहा, आगे बढ़ेंगे। जैसी धारा यहाँ जाएगी, अब आपको वही धारा तो इधर भी जानी चाहिए, लेकिन आपने देखा कि कुंजी K2 को ऑन करने के बाद इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा, अर्थात संतुलन की स्थिति है। तो इस स्थिति में धारा नहीं जाएगी, अर्थात इधर धारा कितनी होगी, शून्य है। तो I1 किधर जाएगी, सारी की सारी धारा इधर पहुंच जाएगी। ऐसे सेम I2 इधर जाएगी, इधर पहुंच जाएगी। बताओ समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई, तो हम लिख सकते हैं कि इसमें आप लूप लगा लेंगे कि लूप एक तो लूप इसमें लग सके ऐसे, और एक लूप आपका ऐसे लग सकता है। ये नहीं मानते, पहला लूप ही हो गया, दूसरा हो गया। तो लूप ABDA में भाई जहां से चली तो घूम फिर के वही तो आना पड़े। तो लो भाई इसमें लूप में I1 या लगा दो किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम पता सबको? चलो नहीं पता, पता कर लो भाई, जरूरी है पता करना। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से लूप ABDA में, ABDA में, AB में कितनी धारा जा रही, I1P। ठीक है, इसमें कोई धारा नहीं जा रही, इधर चलेंगे माइनस होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दी कि धारा की दिशा की तरह विपरीत है। I2R बराबर 0 या I1P बराबर I2R, समीकरण नंबर। ऐसे हम लेंगे लूप BCDB में, उसमें भी लगाओ I1Q और माइनस I2S होगा I1Q बराबर I2S, समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 कर दो, क्या हो जाएगा, I1P बटे I2R बटे I17 I2, तो P बटे Q बराबर R, ये सिद्ध करना है। यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था की शर्त है। ये लिख देंगे नीचे कि ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था की शर्त है। ठीक है, ये शर्त आपको सिद्ध करनी थी, ये हमने सिद्ध कर दी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और व्हीटस्टोन सेतु तो हम पहले ही प्रयोग कर चुके, पिछले चैप्टर में हमने यूज किया था। ठीक है बच्चों, तो बस आज की वीडियो आपकी आज यहीं तक है। 2 इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आपको समझाएंगे, बड़े अच्छे डेरिवेशन है, अपनी तैयार करना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें,
शेयर करें और अच्छे से कमेंट करें और अदर्स स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब कराएं, इससे और बच्चों को फायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।